नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूँ सीमा तेजस और आज हम रीट मनोविज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड लगाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और इससे संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दो बालक जो हैं वो समान नहीं होते, उनकी मानसिक योग्यताएं समान नहीं होती, ये कहा है हरलॉक ने। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मानव व्यवहार को व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक तथा पर्यावरणीय प्रभावों के परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप समझा जा सकता है। यह उक्ति किसकी है? मानव व्यवहार को व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय प्रभावों के परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप समझा जा सकता है, ये कहा है बंडूरा ने। नेक्स्ट है, देखिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने उत्तर आप जो है आपके कितने प्रश्न जो है सही रहे। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो पहला स्तर है वो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ठीक है, देखिए स्तर पहले में क्या आता है? नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। सेकंड जो इसका स्तर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है बाल्यकाल, और इस बाल्यकाल के अंतर्गत जो है विकास शुरू होता है। ठीक है, 3 स्तर बताए हैं कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए 3 स्तर हैं। देखिए, अहम यानी ईगो, इदम यानी कि इड, परा अहम यानी कि सुपर ईगो। तो जो अहम है, जो योजन है उसकी अवस्था होती है। अहम की अवस्था कौन सी होती है? समायोजन की अवस्था होती है। और जो परा अहम होता है ये आदर्शवादिता की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। लेकिन इसमें जो इदम है, इदम किसकी बात करता है? सुख की, केवल सुख की प्राप्ति की बात करता है, परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करता। तो ये मनोविश्लेषण जो है सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड का था और उन्होंने ये चीज़ कही थी। ठीक है, परा अहम में तो पूरा आदर्शवाद आ गया, अहम के अंतर्गत समायोजन आ गया और इदम सुखवाद की बात करता है। ठीक है, तो उत्तर क्या रहेगा? इदम। नेक्स्ट है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज चांद खुश है। वह पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? प्रतीकात्मक सोच, कल्पना, जीववाद, आत्मकेंद्रण। तो देखिए ये जो स्थिति है ये है जीववाद की, एनिमिज्म की, जिसे कि सजीव चिंतन भी आप कह सकते हैं। और चांद खुश है यानी कि बच्चा जो है सजीव चिंतन कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निगमनात्मक तर्कना चलती है उच्च से निम्न की ओर, निम्न से उच्च की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर अथवा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए विशिष्ट क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं उदाहरण।
उदाहरण क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। तो जो निगमनात्मक तर्कना होती है, इसमें क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर, यानी क्या हो जाएगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहने का कारण यह है, यह केंद्रीय स्नायु तंत्र में रहती है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को काम करने की जिम्मेदारी लेती है, काम कराने की जिम्मेदारी लेती है, यह शारीरिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करती है, अथवा यह अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। तो सही उत्तर रहेगा प्रधान ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अंतःस्रावी जितनी ग्रंथियां हैं उन सभी की जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रण करने का काम पीयूष ग्रंथि करती है। नेक्स्ट है, शेपिंग की संकल्पना किसने दी? शेपिंग यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? आकार, आकार देना, दिशा प्रदान करना, किसी के व्यवहार को आकार देना या दिशा प्रदान करना शेपिंग के अंतर्गत आएगा। और ये जो अवधारणा दी थी, ये जो संकल्पना दी थी, ये दी थी स्किनर ने। नेक्स्ट है, स्थानापन्न अधिगम प्रक्रिया जिसका उपयोग व्यवहार मॉडलिंग अभ्यासों में होता है का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है आपने। देखिए, व्यवहार मॉडलिंग की अगर हम बात करें, मॉडलिंग जो अभ्यास है ये किससे संबंधित हैं? अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित हैं, ठीक है। और इसको आप क्या कह सकते हैं? स्थानापन्न अधिगम प्रक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूट लर्निंग प्रोसेस। ये किस प्रकार से काम करता है, इसका क्रम सही क्या है? तो इसका सही क्रम हम उत्तर की ओर जाएंगे। देखिए, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा है, यहाँ से तीसरा है और यहाँ से चौथा ऑप्शन है। तो सही उत्तर रहेगा, सबसे पहले अवधान होता है या ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसके बाद धारणा बनती है या उस चीज को ग्रहण किया जाता है, फिर पेशीय उत्पादन होता है हमारे अंदर और फिर हम अभिप्रेरित होते हैं या अभिप्रेरणा जो है अभिप्रेरण मिलता है। तो इस प्रकार से जो सब्स्टिट्यूट लर्निंग प्रोसेस है उसमें सबसे पहले ध्यान आएगा, फिर धारण क्षमता आएगी, फिर पेशीय उत्पादन और फिर अभिप्रेरण। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र या जो कर्व होते हैं। सबसे पहली बात तो सीखने के कर्व कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल रेखीय, ठीक है, और एक होता है उन्नतोदर, मतलब जो ऊपर की ओर जाता है, एक होता है नतोदर, ठीक है, एक होता है मिश्रित, चौथा प्रकार है मिश्रित, जो एस टाइप भी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एस टाइप वक्र भी जिसको कहते हैं वक्र, ठीक है, या कर्व। तो सीखने के वक्र जो होते हैं उसका सही उत्तर रहेगा, सीखने के वक्र जो हैं वो प्रगति के सूचक होते हैं। हमारी प्रगति जो है, उन्नति जो है, वो एक सरल रेखीय दिशा में जा रही है, एस आकार में है, कभी ऊपर कभी नीचे, या बिल्कुल ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो सीखने का वक्र जो है प्रगति का सूचक होता है। नेक्स्ट है, कौन सा वृद्धि विकास का पहला चरण है? तो देखिए, जब हम वृद्धि विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले वृद्धि या विकास में जो चरण आता है वो आता है शारीरिक विकास का, ठीक है। उसके बाद कहीं जाकर आप मानसिक विकास की बात कर सकते हैं, सामाजिक विकास की बात कर सकते हैं, नैतिक विकास की बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला चरण जो होता है वो शारीरिक जो है विकास का रहता है। सही कथन बताना है आपने। विकास में व्यक्तिक भेद नहीं होते हैं, विकास की दर हमेशा एक जैसी नहीं होती, विकास पूर्व कथनीय नहीं है, विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। तो इसमें सही कथन रहेगा, विकास की दर जो है हमेशा एक जैसी नहीं होती, ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है।
विकास रुक भी जाता है, कभी धीमा पड़ जाता है, कभी तेज हो जाता है। तो विकास की दर हमेशा एक जैसी नहीं होती। विकास में देखिए व्यक्तिगत भेद होते हैं और ये पूर्व कथनीय भी होते हैं, और विकास की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती रहती है, अल्पकालीन नहीं है। तो सही उत्तर रहेगा विकास की दर हमेशा एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या है? जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं उनका सबसे विशेष लक्षण इन चारों में से कौन सा रहेगा? समस्याओं के प्रति सजग नहीं होगा, ये तो नहीं होगा आ गया। गतिशील चिंतन का अभाव, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होगा, ये भी गलत है। प्रबल जिज्ञासा जो है विशेष लक्षण होता है सृजनशील बालकों का। मनोविज्ञान में स्किनर के द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? रिक्त प्राणी उपागम, प्रभाव दृष्टिकोण, टाइप एस उपागम, प्राकार्यात्मक उपागम। तो देखिए टाइप एस उपागम जो है ये तो संबंधित है पावलोव से। अगर हम बात करें प्रभाव दृष्टिकोण की, ये संबंधित है थॉर्नडाइक से। ठीक है, यहां पर आएगा स्किनर द्वारा जो अपनाया गया दृष्टिकोण है वो है रिक्त प्राणी उपागम, वैकेंट एनिमल अप्रोच। ठीक है, देखिए उनका कहना था ये रिक्त प्राणी उपागम होता क्या है? देखिए बाहरी अनुक्रियाओं के आधार पर जो आंतरिक व्यवहार है उसका अध्ययन करना, जो बाहरी अनुक्रियाएं हो रही हैं उसके आधार पर आंतरिक व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? रिक्त प्राणी उपागम कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा का सम्मिश्रण बताना है हमने कि जो निर्मितवाद है, ठीक है, रचनावाद को क्या कहते हैं? रचनात्मकतावाद को निर्मितवाद भी कहते हैं। इसकी जो वर्तमान अवधारणा का सम्मिश्रण किस में पाया जाएगा? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका जीन पियाजे तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, दूसरा ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, इन दोनों का सम्मिश्रण। ठीक है, तीसरा है जीन पियाजे वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यानी कि इन तीनों का सम्मिश्रण, या व्यवहारात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो देखिए जो निर्मितवाद होता है या रचनात्मकतावाद होता है, इसमें क्या होता है? इसमें ज्ञान का निर्माण किया जाता है। ज्ञान का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा जीन पियाजे ने जो दिया है, वाइगोत्स्की ने जो दिया है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान ज्ञान के निर्माण की बात तीनों ही करते हैं। तो उत्तर रहेगा तीसरा ऑप्शन जीन पियाजे वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, इन तीनों का जो है सम्मिश्रण है आज का रचनात्मकतावाद। नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता के लिए क्या जो परामर्श है वो दिया जा सकता है? मतलब एक टीचर क्या परामर्श देगा अपने जो अभिभावक हैं बच्चों के, जो विद्यार्थी निरंतर श्रेणी लगातार प्राप्त कर रहा है? मोबाइल, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त समय पर रोक लगाई जाए, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दिया जाए, अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करवाया जाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। तो ऐसा तो नहीं है। उसके बाद घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दिया जाए, तो शायद हो सकता है कि परिश्रम कर रहा है लेकिन उसकी जो कठिनाइयां हैं उनका निदान नहीं हो पा रहा हो या उपचार नहीं हो पा रहा हो। ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया उत्तर रहेगा कि वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, क्योंकि अगर वो टीचर के ज़्यादा संपर्क में रहेगा तो टीचर क्या है, बच्चे की कठिनाई का निदान कर सकता है और उपचार कर सकता है। नेक्स्ट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं बताना है। निरंतरता बिल्कुल,
विकास लगातार रहता है, निरंतर रहता है। आनुक्रमिकता, ये भी सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी सही है। प्रतिवर्ती नहीं होता, क्या नहीं होता? प्रतिवर्ती जो है नहीं होता मानव का विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो उत्तर क्या रहेगा? प्रतिवर्ती। नेक्स्ट है, तेजेंद्र हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि मनिंदर उसे सीखने में ज्यादा समय लगाता है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सीधा सा उत्तर सही रहेगा, व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। तेजेंद्र जो है वो प्रतिभाशाली हो सकता है, जो है एक्टिव हो सकता है, सृजनात्मक जो है सृजनशील बालक हो सकता है, और मनिंदर जो है वो पिछड़ा बालक हो सकता है। इसीलिए जो तेजेंद्र है वो हर पाठ को जल्दी सीख लेता है। तो ये किसको दर्शाता है? व्यक्तित्व की जो व्यक्तिक भिन्नता है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट है, संक्षिप्त एनसीएफ 2005 का पूर्ण सही रूप क्या है? ठीक है, फुल फॉर्म बतानी है आपने, तो इसका सही रहेगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभवों को परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। किसके अंतर्गत? रचनात्मक कक्षा में या अध्यापक केंद्रित कक्षा में? तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक दूसरे के अनुभवों को ग्रहण अध्यापक केंद्रित कक्षा में तो नहीं कर सकते, पारंपरिक कक्षा में भी नहीं कर सकते। तो देखिए, सामाजिक रचनात्मक जो है इस कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है उनको आपस में ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शेल्डन के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? एस्टोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी। तो ये तीनों तो जो हैं व्यक्तित्व के प्रकार हैं, लेकिन एस्टोमॉर्फी नहीं है। देखिए, 3 प्रकार बताए हैं शेल्डन ने, और शेल्डन ने याद रखिएगा शारीरिक आधार पर बताए हैं। ठीक है, शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था इन्होंने कहा था एक्टोमॉर्फी यानी कि लंबाकार व्यक्तित्व वाला, मेसोमॉर्फी यानी कि आयताकार जो है व्यक्तित्व वाला, एंडोमॉर्फी यानी कि गोलाकार जो है व्यक्तित्व वाला व्यक्तित्व। ठीक है, तो 3 प्रकार बताए थे। लंबाकार के अंतर्गत यानी कि एक्टोमॉर्फी के अंतर्गत दुबले पतले लंबे जो है व्यक्तित्व रहता है। मेसोमॉर्फी की बात करें यानी कि आयताकार, इसके अंतर्गत लंबाई ठीक ठाक रहती है। ठीक है, एंडोमॉर्फी जो है इसके अंतर्गत छोटे मोटे होते हैं और हंसमुख प्रकार के होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। मेसोमॉर्फी की बात करें तो इनका नेचर एक्टोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी के बीच का होता है, और एक्टोमॉर्फी की बात करें तो ये हैरान, परेशान, दुखी, चिड़चिड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर रहेगा शेल्डन ने एस्टोमॉर्फी नाम का कोई भी व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है। आगे बढ़ते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो देखिए, चारों उत्तर जो हैं सही हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सही उत्तर की बात करें, सही उत्तर रहेगा प्रत्यक्षण। ठीक है, प्रत्यक्षण जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। सीखना भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है, चिंतन भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार स्वप्न की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, जब अचेतन की इच्छाएं चेतन में आने की तत्परता दिखाती हैं, जब अचेतन की इच्छाएं, देखिए ये जो मैंने 30 प्रश्न लिए हैं ये सीटेट एचटेट में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, अंत तक बने रहिएगा। जब अचेतन की इच्छाएं अर्धचेतन में आने की तत्परता दिखाती हैं, ठीक है, जब इच्छाओं की प्रबलता के कारण अहम अपनी नियंत्रण शक्ति खो देता है,
जब व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति दिन प्रतिदिन की जिंदगी में नहीं कर पाता। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, जब व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति दिन प्रतिदिन की जिंदगी में नहीं कर पाता तो स्वप्न की उत्पत्ति होती है। उत्तर यहाँ पर ये भी सही रहता थर्ड, लेकिन यहाँ पर अहम आ गया। अगर यहाँ आता परम अहम तो ये भी ठीक रहता। देखिए, जब इच्छाओं की प्रबलता के कारण परम अहम अपनी शक्ति खो देता है तब जो स्वप्न है उसकी उत्पत्ति होती है। देखिए, ध्यान रखिए, इच्छाएं जो होती हैं वो मन में आती हैं। कुछ इच्छाएं क्या होती हैं, नैतिक नहीं होने की वजह से पूरी नहीं हो पाती और वो कहाँ चली जाती हैं, वो अचेतन मन में चली जाती हैं। जब वो अचेतन मन में चली जाती हैं तो उनकी निगरानी कौन करता है, उनकी निगरानी करता है परम अहम। जब हमें नींद आती है तो परम अहम जो होता है वो अपनी थोड़ी सी नियंत्रण शक्ति को कम कर देता है, जिससे हमें क्या आने लग जाते हैं, सपने आने लग जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया उत्तर रहेगा, सबसे मेन चीज क्या है, इच्छाएं। ठीक है, तो जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो है, बहुत सी इच्छाएं हो सकती हैं, डेली रूटीन की इच्छाएं हो सकती हैं, पैसे से संबंधित इच्छा हो सकती है, परिस्थिति से संबंधित इच्छा हो सकती है, ठीक है, प्रेम से संबंधित इच्छा हो सकती है। तो कोई ऐसी इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हुई है नैतिक न होने की वजह से और वो अचेतन मन में चली गई है, तो बाद में वो सपने के माध्यम से, ठीक है, हमें वो जो इच्छा है वो दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। क्या है व्यवहार में परिवर्तन? अभिप्रेरण है, समायोजन है, अधिगम है या चिंतन है? तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है अधिगम या सीखना। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। नेक्स्ट है, क्या एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? वो तेज मिजाज होता है, आक्रामक निराश हो जाता है, कर्मकांडी व्यवहार में संलग्न होता है, हाथ फड़फड़ाना, आगे पीछे हिलना। देखिए, यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वो कम उत्तेजित महसूस करता है और ऊब सकता है डेली रूटीन की क्लास में। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो सुनना तो बिल्कुल चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं है, कक्षा में प्रजातंत्र का बिल्कुल स्थान है आज की क्लास में। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। तो जिज्ञासाएं तो होती हैं, तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सही कथन है। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कैसे? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, दूसरा है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, तीसरा है शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए, चौथा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा फोर्थ ऑप्शन कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना इसलिए जो है टीचर की हेल्प करता है कि शिक्षार्थियों की जो अलग अलग अधिगम शैलियां होती हैं, सीखने की शैलियां होती हैं, उनको प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट है, बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या आता है? तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत एक तो ज्ञान आता है, अवबोध आता है, एक आता है आपके ज्ञानोपयोग, जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें आपको याद होती हैं, विश्लेषण आता है, ठीक है, संश्लेषण आता है और अंत में मूल्यांकन आता है। ठीक है, यहां पर क्या है, विश्लेषण। तो विश्लेषण जो है बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। 3 पक्ष बताए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी कि सीखने को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? सबसे पहला अनुत्तीर्ण होने का भय, मतलब फेल होने का डर। अर्थपूर्ण संबंध। तीसरा है माता पिता की ओर से दबाव। सहपाठियों से प्रतियोगिता। यहां देखिए क्या पूछा गया है, सकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करता है, पॉजिटिव रूप में। तो यहाँ पर तीन चीजें तो पहले से ही नेगेटिव बता रहा है, एक तो अनुत्तीर्ण होने का भय, माता पिता का दबाव, सहपाठियों से प्रतियोगिता। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा अर्थपूर्ण संबंध। देखिए जहां चीजों में अर्थपूर्ण संबंध विद्यार्थी बनाने लगे तो अधिगम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 प्रश्न लिए हैं हमने इस क्लास में। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक करिएगा, एक आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और कम से कम अपने 2 मित्रों में शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन। देखिए क्या कह रहा है, व्यवहार में जो आपका बिहेवियर है उसमें स्थायी जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो अभ्यास के कारण होते हैं, बार बार आप अभ्यास करते हैं, उसके कारण जो आपका स्थायी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? क्रिया करना, सीखना, कल्पना करना या सोचना? सोचना तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, कल्पना करना भी नहीं आएगा। अगर आप बार बार जो है अभ्यास करते हैं तो आप किसी चीज को क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं, लर्निंग कर लेते हैं, अधिगम कर लेते हैं। तो ये कथन किसका है? देखिए ये कथन है किम्बले का। किसका कथन है ये? किम्बले का कथन है कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं वो सीखना कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं। ये किम्बले का कथन है। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से सही होते हैं। एक तो आपको कथन पता चल गया, किम्बले का कथन है। दूसरा कि स्थायी परिवर्तन जो व्यवहार में होता है अभ्यास के कारण वो सीखना कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बार शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।